वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात आज बेइंतहा काम की बात है। उसकी वजह यह है कि जो नशे की आदत है, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो जिस फैमिली में ऐसा कोई मेंबर होता है, जब वो दूसरे को बताती हैं तो हमेशा उनको एक जो है वो मशवरा सुनने को मिलता है। कुछ कहते हैं कि रिहैब यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर आप ले जाएं, कुछ कहते हैं कि बेटे को बेटी को जो भी हैं उनको समझाओ, कुछ कहते हैं कि शादी कर दो। इसमें से कौन सा तरीका जो है वो एक्चुअली सही है? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अब बहुत सारे हैं पाकिस्तान में और ऐसे ही एक रिहैब सेंटर के मेंबर से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे साथ आज एक सक्सेस स्टोरी भी है। यानी ये शख्स मुलविस हो गए थे नशे की आदत में और ये उसमें से किस तरह से बाहर आए। नॉट ओनली दैट कि किस तरह से बाहर आए, बल्कि अब ये उसके अगेंस्ट काम भी कर रहे हैं इस रिहैब के साथ। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ परवरिश रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के मेंबर से। यासिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हैं परवरिश रिकवरी सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। हम इंशाल्लाह आज आपसे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और सीखेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक सक्सेस स्टोरी है जो कि इस नशे जैसी जो आदत है उससे बाहर आए और हमारे लिए अब जो है वो रिहैब पे काम कर रही हैं। महबूब नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, रिकवरी कोच हैं PRC रिहैबिलिटेशन सेंटर कराची के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आने का और आपसे इंस्पायर होने का दिन है आज। आपसे सीखेंगे किस तरह से आप इस जो है वो नशे जैसी चीज़ से बाहर आए। पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो रिहैब है ये ऑफ कोर्स जितने भी लोग नशे में कि इस आदत में मुलविस होते हैं वो आपके पास आते हैं, राइट? क्या क्या वजूहात आप देखते हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके शो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस स्टिग्मेटाइज टॉपिक को आपने हाईलाइट या नहीं किया। देखें, आपका जो सवाल है इसके दो रुख हैं कि एक के क्यों क्या वजूहात बनती हैं किसी भी इंडिविजुअल की इस तरफ आने में, और अगर खुदा न खास्ता कोई आ गया तो अब क्या करना है। सही। देखें, सबसे पहले तो अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ड्रग का इन्फ्लुएंस बहुत है, अवेलेबिलिटी हर जगह है और उसको आजकल मूवीज़ में, फिल्मों में इस तरह से इंडोर्स किया जा रहा है कि जो टीनेजर्स, जो एडोलेसेंस होते हैं, वो उसको आइडियलाइज यानी कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और उस तरफ आने की जो है ना, यानी एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने का एक ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, दो चीज़ें जो है एक ये डिजीज़ है, एज अ डिजीज़ के तौर पे हम लोग डिजीज़ मॉडल पे करते हैं कि जब भी ये डिजीज़ किसी भी इंडिविजुअल के उसमें आ जाता है तो वक्त, जगह, मिकदार यानी प्लेस, क्वांटिटी और टाइम पे जो है लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यूजुअली जो एक्सपीरियंसेस से देखा गया है हमारे उसमें कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, यूजुअली ज़्यादातर उन घरानों में से कोई ना कोई उनका प्यारा इस तरफ आता है। ठीक है। अच्छा, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे लड़ाई झगड़े यानी हो रहे होते हैं यूजुअली पेरेंट्स के दरमियान, कम्युनिकेशन गैप होता है जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी जो है ना यानी दुनिया में यानी मगन होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी गैदरिंग्स हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं किया होता। ठीक है। हमारे पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। यूजुअली जो है पेरेंट्स या तो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं बच्चों को कि ठीक है बच्चा है, वक्त के साथ संभल जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे स्ट्रिक्टनेस, छोटी छोटी बात पे। तो इन बिटवीन हमेशा जो है एक सही रहता है कि चेक एंड बैलेंस रखें और अपने कम्युनिकेशन गैप ना रखें अपने चाइल्ड के साथ, ताकि कोई भी स्ट्रेसर, कोई भी इस तरह की चीज़ आ रही है तो वो आपके साथ ओपनली शेयर कर सके। वेरी गुड पॉइंट। और मैं महबूब आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर आप शुरुआत से शुरू करें कि क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से आपने नशा स्टार्ट किया और कैसी रही आपकी जर्नी अब तक? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा इस टॉपिक के लिए, जो आपने एक बड़ा सीरियस मसला है हमारे माशरे का, उस पर बहुत कम लोग नज़र डालते हैं, तो थैंक्स। और अपनी बात करूँ, बिल्कुल बड़ा एक ब्राइट स्टूडेंट था, स्टडी में भी सब कुछ ओके था, फैमिली मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको डिसफंक्शनल कहा जाए। ठीक है, सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैमिली का मुझ पे, घर का बड़ा था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, बहुत कम उम्र में काम पे लग गया और ये नज़र नहीं रखी कि कौन कहाँ जा रहा है, किन के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, या क्या एक्टिविटीज़ हैं या क्या शौक़ हैं। तो उस चीज़ में फिर स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता बैक बेंचर बन गया। ठीक है।
और फिर वहाँ पर स्कूल में जो एक गैंग था, गैंग लीडर बन गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में ही फर्स्ट टाइम जो नशे से तारुफ हुआ। सिगरेट तो पीते थे हाफ टाइम में, छुप के टीचर्स से बहुत मार पड़ती थी। टीचर्स को दुख होता था कि इतना ब्राइट स्टूडेंट था और कहाँ जा रहा है। लेकिन अच्छा, इसमें इसमें टीचर्स का जो रोल है वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह से आपके पेरेंट्स को जब पता चला, किस तरह से। लेकिन मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आपने कोई भी इस तरह का कोई नशा ट्राई किया, वो क्या था? किसी दोस्त ने कहा, आपने कहा चलो भाई करते हैं, थ्रिल के लिए करते हैं, क्या एक्सपीरियंस था? ये भी एक बड़ी डेंजरस चीज़ होती है कि आप किसी ड्रग डीलर से मिल रहे हैं, वो भी बच्चे के लिए एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो वो अगर आपको शेयर करना चाहे उसके बारे में, पहले एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली ज़्यादातर जो लगते हैं वो मजाक मजाक में, और उसकी वजह शौक है। मैं लगा मुझे शौक था, ख्वाहिश थी कि देखूं कि क्या है। क्यों? ऐसा क्योंकि बचपन से मूवीज़ में देख रहा हूँ, जो ड्रामे देख रहा हूँ, डिप्रेशन है या खुशी है या पिकनिक है तो वो बियर पी रहे हैं या पैक बना के पी रहे हैं। वो एक देखी हुई चीज़ थी। जैसे कि आपने कहा कि इसमें हमारे सोशल मीडिया का और इन सारी चीज़ों का बहुत रोल है, इन सारे प्लेस का। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट था शुरू से। और फिर जब फर्स्ट टाइम जो चरस से तारुफ हुआ, सही, तो बिल्कुल रोक नहीं सके खुद को कि चेक करें क्या चीज़ है, क्या मज़ा आता है, दुनिया इसके पीछे पागल होती है। तो एक पहली मर्तबा किया, उसने बड़ा हाई फील कराया, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कराया। सही, कहीं ना कहीं शेम का एलिमेंट था, एहसास कमतरी का शिकार तो होते हैं। सही, तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंट फील कराया। जहाँ पर प्रेजेंटेशन थी स्कूल में वो बहुत बेहतरीन हुई मुझसे। सही, तो वहाँ एक कांटेक्ट ताल्लुक बन गया नशे के साथ कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम होगी परफॉर्मेंस की, वहाँ ये कर लूँगा। और ये शुरू की ये स्टेज होती है बहुत सारे नशों में कि आपकी परफॉर्मेंस वो शुरू में ऐसे इंप्रूव करती है और फिर उसी चीज़ की जब आदत होते वो आदत से बीमारी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप तो ना काम के रहते हैं ना काज के रहते हैं। तो ये कितने साल तक चला महबूब, और फिर आपको कब लगा या पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया, पता कैसे चला कि जी अब इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? 6 से 7 साल तक मैं नशे को कंट्रोल करके खूबसूरती से करता रहा। सही, किसी को पता नहीं था। तो पहले फैमिली में शक हुआ, दोस्तों को तो पता था लेकिन पहले फैमिली को सिर्फ शक हुआ। उन्होंने मेरा काम छुड़वा दिया कि भैया फिलहाल आपने काम नहीं करना। सही, जो एक जहाँ से पैसा आना था वो जरिए उन्होंने रोक दिए। ठीक है, पहला सबसे बड़ा जो हम नुकसान कहते हैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप कह रहे हैं फैमिली को जब पता चला, किस तरह से पता चला? और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, फैमिली को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर स्टोरी, उनको कैसे फैमिली को जिस तरह पता चला, जैसे जो वालिद साहब के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं वो देख रहे थे कि ये जिस इलाके से निकल के आ रहा है वो इलाके में मंशियात खुलेआम बिकती है। सही, तो 1-2 मरतबा मुझे अड्डों पर देख लिया गया। सही, सही, या फिर इलाके में जिस जगह पर सारे नशई बैठ के नशा करते हैं, जैसे कोई कब्रिस्तान है, कोई पार्क है, तो वहाँ से मुझे निकलते हुए रात के टाइम किसी ने देख लिया तो वो श्योर था कि ये नशा कर रहा है। सही, सही, तो वो वालिद साहब के पास वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स पहुँचती थी, लेकिन फिर उन्होंने जब ज़्यादा हो गया उन्होंने खुद नज़र रखना शुरू कर दी। ठीक है। और फिर एक दिन सांप पटारे से बाहर आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस हालत में जिसमें ऑफ कोर्स आपको आदत हो गई है, बॉडी की भी डिमांड है, सिर्फ साइकोलॉजिकल भी नहीं कि भाई आपको चाहिए, उसमें जब आपके पेरेंट्स आपको समझाते थे, सो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता था? आप किस तरह रिएक्ट करते थे? और फाइनली आप राजी कब हुए कि चलें भाई रिहैब चलते हैं? ये इस सिलसिले के बारे में बताएं। कब उस वक्त मैं नशे को कंट्रोल नहीं कर रहा था, नशा मुझे कंट्रोल कर रहा था। और उस वक्त जो भी चीज़ है जो मुझे नशे से दूर करना चाहेगी उस पर मुझे गुस्सा आएगा। फैमिली ने जब भी कहा, मुझे मेरा रिएक्शन सिर्फ एग्रेशन होता था। सही, गुस्सा, दरवाज़ा पटक के घर से निकल जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन। क्योंकि एक बड़ा होने का एडवांटेज भी था। बिल्कुल, कि छोटे भाई कुछ कह नहीं सकते, वालिद साहब एक हद तक कर सकते थे क्योंकि वालिद साहब ने बचपन से फ्रेंडली दोस्तों की तरह रखा। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने वो बेबस थी फैमिली। एक बिल्कुल, और आप खुद भी उस वक्त आई थिंक इस तरह से साइंटिफिकली तो बेबस ही थे ना, बायोलॉजिकली। तो पहली बार रिहैब गए, ये पहला दिन कौन सा था जिस पे आपने सोचा कि हाँ अब मुझे छोड़नी पड़ेगी? नहीं, रिहैब तो बहुत दूर की बात है क्योंकि जो मेरा जिस क्लास से ताल्लुक है वहाँ पर अवेयरनेस की बिल्कुल ना होने के बराबर है। सही। फैमिली तक जब तक अवेयरनेस आई तब तक मुझे 12 साल हो चुके थे। उन 12 सालों में फैमिली ने बहुत से तजुर्बात किए, टोटके किए,
कि इसको उम्रा करा दो नशा छोड़ देगा, शादी करा दो नशा छोड़ देगा, इसको यहाँ से कराची से बाहर भेज दो नशा छोड़ देगा। बहुत से नफसियाती इलाजों से मेरे कई इलाज हैं। मेडिसिन लेकर आता था घर में, घर वाले समझ रहे थे कि बच्चा नशा छोड़ रहा है, घर में मेडिसिन के साथ मैं नशा भी कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया मैं दोनों का एडिक्ट हो गया, ड्रग्स का और मेडिसिन दोनों का एडिक्ट हो गया। तो ये जो इसको मैं कहूँगा टोटके हैं, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली ने टोटके किए हैं, बस बेबस थी फैमिली। जिसने कह दिया इसको ये कर दो वो कर लिया फैमिली ने। फैमिली कभी रुकती नहीं है। प्राइवेट डॉक्टरों के पास गए कि भाई वो डॉक्टर है बड़ा अच्छा नशे का इलाज करता है, उस डॉक्टर के पास गए, उसने लंबी चौड़ी टेस्टों की लिस्ट बना दी, टेस्ट कराया, मेडिकेशंस की बड़ी लिस्ट बना दी। वाले साहब ने घर में रोक दिया कि भाई अब तुम कुछ टाइम तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपना ट्रीटमेंट पूरा करो। फिर तो ये वाला आपका जो टाइम है वो कैसे गुजरा कि जब घर से बाहर नहीं निकल रहे, पता है नशा नहीं ले सकते, खरीद नहीं सकते, तो ये जो मुश्किल थी ये किस तरह से आपने, और ये क्या ये पहला स्टेप था नशा छोड़ने का या इससे भी कुछ नहीं फर्क? नहीं, इसके अलावा छोड़ना तो मैं खुद चाहता था। हाँ सही, क्योंकि एक आम जितने भी एडिक्ट हैं छोड़ना वो चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते का नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी खुश नसीबी थी कि एक रिकवरिंग थे हमारे, जो नशा छोड़ते हैं उनको हम रिकवरिंग कहते हैं। मैं एक रिकवरिंग हूँ, ठीक है, रिकवरिंग एडिक्ट, ठीक है। तो वो एक रिकवरिंग थे। वो बार बार मुझे मैसेज देते थे कि भाई तुम आओ ट्रीटमेंट कराओ बीमारी का। मैंने बोला बीमारी क्या है? हाँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वालिद साहब को, अपने छोटे भाई को एग्री किया एक रिहैब के लिए, और फिर मेरे भाई ने बहुत सर्च किया, बहुत मालूमात की कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कराची में किसका है। तो आज से 6 साल पहले मेरा जाना हुआ परवरिश रिकवरी सेंटर। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, और ये इतनी एक इंस्पायरिंग बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। मैं अभी वेट कर रही थी कि शायद आप बोलेंगे कि एक दोस्त जो है ना वो बस खींच के ले गया, या फैमिली मेंबर ने बोला चलो, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी, खुद उन्होंने सर्च किया। इनका परवरिश जो कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन, नशा, उससे किस तरह से कनेक्शन हुआ, उन्होंने किस तरह से हेल्प की नशे जैसी आदत और फिर बीमारी से बाहर निकलने की, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही। जल्दी से वापस आते हैं। और काम की बात में बहुत ज़्यादा काम की बात ये हो रही है कि नशे जैसी आदत जो कि एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, उससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए। महबूब यहाँ पे जो एक रिकवरी केस हैं वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, और यहाँ तक हमने स्टोरी सुनी थी कि उन्होंने परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में सुना। उसके बाद क्या हुआ जब महबूब आपके पास आए, सो प्लीज़ शुरू से बताइएगा कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल, मैं एक ओवरऑल आपको यानी आइडिया दे देता हूँ कि ट्रीटमेंट मॉडल यानी होता क्या है। बल्कि इनफैक्ट उससे पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर हाईलाइट करूँगा कि एज अ पेरेंट्स इन सोसाइटी में कैसे अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि एज अ ले मैन, जैसे महबूब ने भी कहा कि फैमिली को 6 साल लग गए बिल्कुल पता लगने में कि मेरा प्यारा जो है इस नशे की उसमें यानी मुब्तला है। बिल्कुल। तो देखें, एज अ पेरेंट्स आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक एंड बैलेंस अपने बच्चे पे रखें। 2-4 चीज़ें कि भाई रात में कितनी देर से आ रहा है, क्या गैदरिंग्स हैं, किन गैदरिंग्स में यानी जा रहा है, बिहेवियर्स कोई ऐसे तो नहीं, एग्रेसिव बिहेवियर्स तो नहीं आ रहे, आई कांटेक्ट देने से अवॉइड तो नहीं कर रहा। यूजुअली होता ये है कि जब इसमें शुरुआत होती है तो बच्चों की जो है जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उससे थोड़ा सा कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट हो जाते हैं, और एग्रेसिव बिहेवियर्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है। अच्छा, अब कोई अगर फिर भी ये स्टेज अबूर हो गई है, कोई आ गया है, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? बिल्कुल। तो देखें, हमारी सोसाइटी में इसको स्टिग्मा जो है ना, इस फील्ड के साथ काफ़ी स्टिग्मा एसोसिएट है। तो याद रखिएगा, हिचकिचाएं नहीं हेल्प लेने में। ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है फ़ौरन इलाज का की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि जितनी भी बीमारियां, जैसे महबूब ने कहा कि बीमारियों का इलाज उससे होता है, यानी इलाज से होता है, टोटकों से नहीं होता। और ये बहुत कॉमन है हमारे उसमें कि शादी करा दो, बिजनेस करा दो। और यूजुअली एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक टर्म होती है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। मतलब ये कि नशे का दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट कि चीज़ें रियलिटी से हटना शुरू हो जाती। फैमिली उस वक्त भी नहीं जागती, उस वक्त फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है, इस पे जादू हो गया, इस पे भूत आ गया है, बाबाओं पे और मज़ारात पे यानी लेके जा रही होती हैं। लेकिन उसको असल में प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। अब प्रोफेशनल हेल्प किससे लेनी है, क्या है प्रोफेशनल हेल्प? तो याद रखिएगा, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन इन हाउस
इस डिजीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। आप कोई भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से परवरिश रिकवरी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या एक क्राइटेरिया, क्या बेंचमार्क होने चाहिए कि जिसके बेसिस पे मैं कोई भी फैसिलिटी सेलेक्ट करूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 2 किस्म की फैसिलिटीज़ हमारे सोसाइटीज़ में हैं, एक सिर्फ डिटॉक्स सेंटर और एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन। ओके। जो अक्सर और बेशतर लोग ये मिसकंसेप्ट होता है कि 15 डेज जो है बड़े हॉस्पिटल में दिया है, ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो याद रखिएगा वो सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन हुई है। और वो जो आदत है 6 साल 12 साल की, वो किस तरह से 2 हफ्ते में जा सकती है? बायोलॉजिकली ही नहीं पॉसिबल। बिल्कुल। तो डिटॉक्सिफिकेशन पहला मरहला होता है ट्रीटमेंट का कि जिस्म से नशा टॉक्सिन्स है वो मेडिकेशंस के थ्रू डिटॉक्सिफाई यानी किया जाता है। सही। दूसरा, उस फैसिलिटी में क्या प्रोग्राम है प्रॉपर। सिर्फ याद रखिएगा किसी भी इंडिविजुअल को बंद करना या टीका लगा के सुलाना उठाना इसका हल नहीं है। बिल्कुल। एक प्रोग्राम, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब नशा आता है ना, 2 चीज़ें बुरी तरीके से मुतासिर कर देता है, एक उसके रवैये और एक उसकी रूटीन। तो अगर मैं अपनी फैसिलिटी की बात करूं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की यानी टूल हम लोग यानी यूज़ करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की एक स्ट्रक्चर रूटीन है जिसमें साइको एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं। तो कोई भी आप फैसिलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि वो क्या दे रहे हैं, क्या प्रोग्राम है। उसके साथ साथ इसे फैमिली डिजीज़ भी कहा जाता है। फैमिली डिजीज़ क्यों कहा जाता है? एक इंडिविजुअल यानी कर रहा होता है और पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही है, बिल्कुल मुतासिर होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए फैमिली काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सोसाइटी में उस फैमिली को भी काउंसिल किया जाता है। फैमिली के कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, उनकी निशानदेही कराई जाती है कि प्रोवोकिंग, बार बार उसको टॉन्ट करना, तैश दिलाना, पुरानी चीज़ें याद दिलाना ट्रीटमेंट के बाद भी, तो वो उसको ट्रिगर करता है। तो ये उनको काउंसिल किया जाता है। और दूसरा रवैया होता है इनेबलिंग का, कि इनेबल करना, इतना ज़्यादा जो है उसके नुकसानात पे पर्दा डाल देना। जैसे यूजली घर में वालदाएं जो कर रही होती हैं कि जब उन्हें पता चलता है तो वो वालिद तक नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल। पहले उसको समझाती हैं, कोशिश करती हैं, इनेबल करती हैं उसको, तो उसके नुकसानात पे यानी पर्दा डाल रही होती हैं। तो फैमिली काउंसिल में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट यानी किया जाता है। दूसरा, उसमें प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है या नहीं। प्रोफेशनल टीम एक पूरी होलिस्टिक टीम होनी चाहिए जिसमें साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, सही, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, रिकवरी कोचेस, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच यानी होगी, सारी जगह से उसको प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी तो वो इस चीज़ से निकल सकेगा। बिल्कुल। और याद रखिएगा एक मूवमेंट आता है कि वो इंडिविजुअल उससे हद से ज़्यादा खुद बेजार होता है। जैसे महबूब ने कहा, उनकी अपनी विल पावर was the first thing जो कि लेकर आई उनको। बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो एक मूवमेंट आता है एक इंसान की लाइफ में, एडिक्ट की लाइफ में, कि वो खुद बेजार होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता अब करना क्या है, तो वो टोटके इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, दूसरा एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को लेके भी होता है, बल्कि मैं मिसकंसेप्ट तो नहीं कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस भी कुछ देखी गई है। जैसे महबूब ने भी कहा था कि अगर हम जाएंगे वो हमें मारेंगे, कभी आपको कहते हैं कि नहीं रिहैब नहीं जाएं, कैद कर लेंगे, मारेंगे, तो उसके बारे में प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि देखें मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम डिजीज़ मॉडल को फॉलो करते हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं ICAP सर्टिफाइड हूँ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। तो उसमें एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है इसको एज अ डिजीज़ के तौर पे लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो उन्होंने खोल लिया है वो उसको खुद वो फैसिलिटी वाले उसको बुरी आदत तस्वुर करते हैं, और वो जब बुरी आदत तस्वुर करते हैं तो उस पेशेंट को भी उस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको बांध देते हैं, उसको मारते हैं, ठंडे पानी से नहलाते हैं। इस तरह की यानी एक वो होता है कि इतने हार्ड एक उससे यानी उसे गुजारो ताकि उसके दिल में डर बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इट्स वेल सेड, क्योंकि आदत, हम कहते हैं ना, कोई सी भी आदत होती है तो हम डांट डपट के उस आदत को ख़त्म कर देते हैं, मगर जब वो एक बीमारी में तब्दील हो जाती है, जैसे कि आपने कहा एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें सारे ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बारे में मजीद में महबूब आपसे भी जानना चाहूँगी क्या क्या हर्डल्स आपने फेस किए, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। याहिया साहब हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपको लग रहा है कि ज़रूरी था इसके बारे में बात करना? बिल्कुल, बहुत जरूरी था। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो। देखिए, ये एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस है जो आप सीख रहे हैं इनसे, लेकिन देखिए आयशा, मसला ये कि अब जो नशा है इतना फैल चुका है कि पहले तो चलो वो एक ऐसी आबादी में ज्यादा होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न बच्चे हैं या बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई चीज नहीं बची हुई।
ठीक है, लेकिन मेरा जो कंसर्न है ना, जो मैं कहता हूँ कि अगर आप जो घर के लोग होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं, विजिलेंट होना चाहिए उनको, कि वो उनकी आदत चेक करें, उनकी एटीट्यूड चेक करें कि क्या उनके एटीट्यूड में फर्क आ रहा है, क्योंकि नशा जो करता है ना उसके एटीट्यूड में फर्क जरूर आता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, उसको नीड ऑफ मनी बढ़ जाती है, प्लस ये कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर भागता फिर रहा होता है और कॉर्नर ढूंढ रहा होता है अपना नशा पूरा करने के लिए, झूठ बोल रहा होता है। एक तो ये चीज देखनी चाहिए। दूसरा मेरा इनसे सवाल ये, देखें बात ये है कि एक रिहेबिलिटेशन की सेंटर की बात की, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सारे बने हुए, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सिर्फ आपसे पैसा बटोरते हैं और बल्कि वहां उल्टा नशे भी सप्लाई होते हैं और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। एक तो ये कि कौन से यहाँ ऑथेंटिक हैं और किस तरह हम जज करेंगे कि इट ऑथेंटिक सेंटर के बच्चा बगैर सीधा होने के और खराब हो जाता है। दूसरी चीज, आप क्या उन वालिदैन को सजेस्ट करेंगे? देखें बात है कि इलाज तो अपनी जगह जो होगा होगा, लेकिन वंस यू आर गोइंग टू यानी आप किसी एडिक्शन में जा रहे होते हैं तो वालिदैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप इनिशियल लेवल पे आप चीजों को पकड़ लेते हैं तो फिर भी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं मेरे बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंजेस देखूं कि मैं रियलाइज कर सकूं ही इज गोइंग टू एन एडिक्शन। दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू आयशा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने कहा था बिहेवियर चेंजेस, इन सारी बातों का आपने जवाब दिया है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे प्लीज़ ये बताइए कि महबूब, आपने विल पावर थी, आप बेबस फील कर रहे थे तो आपने इनकी तरफ जाना ऑप्ट किया। कौन कौन से हर्डल्स और मुश्किलात आई जिसमें आपको लगा नहीं हो पाएगा या मुश्किलात? शुरू में तो जब ट्रीटमेंट में जाते हैं जितना भी विलिंग है, लेकिन जब डिटॉक्स हो जाता है हफ्ते 10 दिन बाद, लेकिन उस वक्त जब एक्सट्रीम क्रेविंग शुरू होती है उस वक्त जितना विलिंग हो, जितना बेबस हो, वो एक ही उसकी सोच आती है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो ऑब्वियस बात है, मेरे साथ भी हुआ और मैंने पहले महीने तक तो जिद करता रहा कि मैं बस ठीक हो गया हूँ, मुझे ले जाओ, क्योंकि उसके बैक पे कहीं ना कहीं वो क्रेविंग थी। लेकिन 1.5 से 2 से 2.5 महीने लगे मुझे सरेंडर करने में। सही। क्योंकि जो लेक्चर हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी मेरी प्रॉब्लम्स के साथ। वो बीमारी, जब फर्स्ट टाइम बीमारी का वर्ड सुना मुझे मजाक लगा, मैंने बोला पागल बना रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से करता था, ये बीमारी कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जहन खुला, क्रेविंग की शिद्दत थोड़ी कम हुई, वो जहन खुलना शुरू हुआ, तो फिर इस चीज़ को समझने में और आसानी हुई कि नहीं, मेरे साथ वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं जिस बारे में बात हो रही है, लेक्चर्स हो रहे हैं, शेयरिंग की, बार बार शेयरिंग की, अपनी माजी से मुतल्लिक, अपनी चीज़ों से, मिसमैनेजमेंट से मुतल्लिक। और जब 3 महीने पूरे हुए तो फिर उसके बाद मैंने खुद से विलिंगली और टाइम देने का फैसला किया। 3 मंथ्स का सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, जिसको आफिया हाउस कहते हैं, घर आना जाना शुरू किया। ओके। हफ्ते वीकली विजिट्स मेरे शुरू हुए, 24 आवर्स का वीकली विजिट होता था। कितने आवर्स का? 24 आवर्स। यानी कि आप अपने घर पे स्टे कर सकते थे? जी। ठीक है, सही है। तो जब विजिट्स पे आता था तो यहाँ जो घर में प्रॉब्लम्स होती थी, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी बोरियत। क्योंकि विदाउट ड्रग्स मेरे लिए दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह थी। सही सही। बेरंग, बगैर मजे के। सही। तो उस बोरियत को मैनेज करना सीखा। सही। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी साइकोलॉजिस्ट के साथ, बैठ रहा हूँ सेशन में, उनसे पूछ रहा हूँ कि मैं घर गया, मुझे बोरियत हुई, तो उन्होंने पूछा क्या किया, तो उनको बताया, वो और बेहतर रास्ते बताए और अच्छे तरीके बताए उन चीज़ों को मैंने। क्योंकि मेरी लाइफ सर्कल एक ही था, ये काम नहीं हो रहा, नशा कर लो। सही सही। बोरियत हो रही है, नशा कर लो। अब बगैर नशे के क्या करना है मुझे नहीं पता। जो कि आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उन्होंने सिखाया, एक एक चीज़ सिखाई, एक एक बारीकी बताई। ये पूरा एक रिकवरी मेरी नज़र में एक आर्ट है, तो उन्होंने एक एक चीज़ मुझे बताई किस तरह होगा। और उसमें जो परवरिश का जितना भी स्टाफ था, उसमें जितने चाहे मेल स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट, मेन रोल सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का था। मैं ट्रीटमेंट के बाद भी 2 साल तक अपनी साइकोलॉजिस्ट से सेशन लेने जाता रहा। ये इतनी अच्छी बात आपने बताई है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि भाई ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन रिकवरी जो रिलैप्स दोबारा से हो सकता है, राइट? तो वो जो आप सेशंस लेते थे उस दरमियान आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मैं सेशंस नहीं लूँगा तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, रिलैप्स हो सकता है, दोबारा आप जा सकते हैं सादत की तरफ? बिल्कुल होता है, क्योंकि नशा मैंने छोड़ा है, मेरे दोस्तों ने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महबूब, अगर आप माइंड नहीं करें और आप अगर नहीं जवाब देना चाहते, इस बात का कोई मसला नहीं है, लेकिन उन दोस्तों को छोड़ना वो भी तो एक तकलीफ ही होती है ना, क्योंकि बिकॉज आपकी ये बुरी वाली मेमोरीज भी है, मगर कुछ ना कुछ आई एम श्योर अच्छी वाली मेमोरीज भी होंगी। तो आपको रिहैब की मदद से क्या एक गाइडेंस मिली कि आपने उन दोस्तों के साथ बैठना बंद कर दिया, बाउंड्री बना दी, या बिल्कुल कट ऑफ कर दिया?
रिहैब परवरिश ने मुझे एक चीज बताई, पुराने दोस्त, पुरानी जगह और पुरानी यादें, इन तीनों चीजों से दूर रहना अगर रिकवरी में रहना। पुराने दोस्तों की तरफ मैंने आज तक मुड़ के नहीं देखा। सही सही, वो जो नजर के भी आते, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की, आए रोकते थे, भाई कहाँ काफी टाइम हो गया, आए नया ड्रग आया बड़ा बेहतरीन है, आओ ट्राई करते, तो उनसे बस हाथ भी नहीं मिलाना होता था और भाग जाता था। क्या बात है। अच्छा, ये जो आप कर पाए, मैं पूछना चाहूँगी यासिर आपसे कि देखें, जब कोई इंसान, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स पे हमने बात की, सारी चीज़ों पे, जब उसकी लाइफ से वो वाली सोशलाइजिंग जो थोड़ी बहुत उसकी थी ड्रग की वजह से, वो भी ख़त्म हो गई, तो उसको किस तरह से रिकवर करें? आप उनको सजेस्ट करती हैं कि उन लोगों के साथ जो रिकवर कर रहे हैं दोस्त बने, कोई नए दोस्त बनाएं? बिल्कुल, ये प्रोग्राम पूरा जो मैंने प्रोग्राम की बात की ना, ये पूरा इसकी गाइडेंस देता है। प्रोग्राम का एक स्लोगन है जस्ट फॉर टुडे, मतलब आज के बारे में, आज के शॉर्ट टर्म मैंने प्लान्स बनाने के, आज का दिन कैसे गुजारना है। सही। और इसके साथ साथ एनए मीटिंग्स होती हैं, इंडोर्स किया जाता है क्लाइंट्स को जो अब फर्स्ट स्टेज प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं, कि मीटिंग्स से जो है ना ज़रूर जुड़े रहें। मीटिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली सारे रिकवरिंग बैठ के, एक जैसे हालात के शिकार लोग, और वहाँ पे बैठ के अपने जो हर्डल्स आ रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, वो शेयर करते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात। दूसरी चीज़ ये कि सेंटर से हम हमेशा हर क्लाइंट को बोलते हैं कि जो है फैसिलिटी से जुड़े रहें। हमारी 3 फैसिलिटी हैं यहाँ पे, अगर मैं कराची की बात करूँ, कि एक क्लिफ्टन में है 3 तलवार की तरफ, एक मुआजगोट में है, एक मलीर में है, और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक बलूचिस्तान हब की साइड पे। ओके, वाह। क्योंकि हमारी मेन फैसिलिटी जो सबसे पहली थी वो मलीर की थी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज के लिए थी, लेकिन ट्रीटमेंट मॉडल, ट्रीटमेंट सक्सेस स्टोरीज देख के बहुत से अपर क्लास फैमिलीज भी आती थी हमारे पास, लेकिन वो एरिया देख के डिफेंस और डीएचए से मलीर का तो वो नहीं, यानी जो है ना होती थी नहीं, वहाँ पे जो है ना यानी अग्री होती थी अपने प्यारे को कि बहुत दूर पड़ता है हमें, तो उसके लिए हमने फिर ये एक एग्जेक्टिव क्लास जो क्लिफ्टन में ये फैसिलिटी स्टार्ट की। मलीर फैसिलिटी में इतना यानी हमारे पास लोड था, स्पेशली लियारी बलूचिस्तान से बहुत क्लाइंट्स आते थे, यानी रेफरेंस कोई अगर एक उस इलाके में एक भी कोई ऐसा होता था और वो इलाज करा के जाता था, वहाँ जाके जब दूसरी फैमिलीज देखती थी कि इसके बच्चे ने माशाल्लाह ये इस चीज़ में था और इस चीज़ से निकल गया, एक अच्छी हेल्दी लाइफ वो कर रहा है, तो फिर और 10 लोग और आते थे। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, लेकिन मैं मैसेज लूँगी। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और ये मैं आपको अपनी पूरी ईमानदारी से, क्रेडिबिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का ऐड चल रहा होता है और आपको भी एज अ व्यूवर पता होता है कि भाई पेड ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मकसद हमारे शो का ये है कि आपकी मदद हो सके। तो अगर आप इस वक्त ये शो देख रहे हैं परवरिश रिहैब के बारे में, जैसे कि यासिन ने खुद कहा कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप परवरिश रिहैब पे आए, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हम सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ की बड़ी अहमियत है। तो आपका कोई भी प्यारा जो आपको लगता है ऐसी किसी भी जो है वो आदत में, बीमारी में है, उनको प्लीज़ जो है वो यहाँ पर लेके आए, ताकि आप उनकी ज़िंदगी बचा सकें, उनकी ज़िंदगी संवार सकें। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे महबूब? मैसेज मेरा यही है कि जब भी कोई एडिक्ट, जैसे अगर आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार होता है, अल्लाह ना करे, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाए, उसके लिए मालूमात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एडिक्ट्स की बदकिस्मती ये है कि उनके मामले में ये नहीं होता, बीमारी कंसिडर नहीं करते। तो मेरा मैसेज यही है फैमिलीज़ को कि जब भी अपने प्यारे को ट्रीटमेंट कराना चाहें तो शऊर आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, लोग अवेयरनेस आपके पास आ गई है, तो जितनी ज़्यादा हो सके ख़ुद से मालूमात करें कि सबसे बेहतरीन रिहैब जिसका प्रोग्राम अच्छा है, जिसका रिकवरी रेशो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सक्सेस का पता तो रिकवरी रेशो से पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसका रिकवरी रेशो अच्छा है कि वो कितने पेशेंट उनके पास से रिकवर हुए हैं, तो खुद से मालूमात करें और वहाँ पर अपने प्यारे को एडमिट कराएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। रिकवरी रेट, रिकवरी रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यासिर जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बस ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो एक कॉलर का सवाल भी आया था कि भाई अब क्या करना है, तो देखें अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप जो है ना जो रखा हुआ है पेरेंट्स ने, उस चीज़ को तोड़ें। और अगर यूजली जो सबसे वर्नरेबल एज फैक्टर जो होती है ना, ये 9th क्लास से लेकर इंटर तक, ये बहुत वर्नरेबल होती है और इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यानी करते हैं, तो उस पर नज़र रखें, देखें कोई ऐसा बिहेवियर आ रहा है तो उसके साथ बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करें, प्रोसेस करें।
और अगर ज़रूरत पड़े तो एक प्रोफेशनल हेल्प लें, मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सेशंस कंडक्ट करवाएं, उस चीज़ को प्रोसेस करें ताकि आपका प्यारा यहाँ तक ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर से यहाँ पे हमारे साथ जो है वो हमारे एक्सपर्ट मौजूद थे, रिकवरी केस मौजूद था। आई होप आज के शो से आपको बहुत मदद या कोई ना कोई अच्छी बात सीखने को मिली होगी। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बॉडी बटर किस तरह से बनाते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं सर्दी के हवाले से, छोटी सी ब्रेक के बाद।